हाँ, अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, मतलब ये जो अपन ले रहे हैं, ये अपन ले रहे हैं अपनी ज़मीन पर, लैंड पर, भूमि पर। और बहुत बढ़िया इस टॉपिक को पूरा करेंगे और उसके बाद में मृदा यानी कि सोइल, मिट्टी स्टार्ट कर देंगे। मतलब हर वीडियो के अंदर एक एक परमानेंट टॉपिक आपको मिल रहा है, उस टॉपिक को उस अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का जो वीडियो डालता हूँ हर चैप्टर के पीछे, उस एमसीक्यूज वाले वीडियो को, मतलब जो जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं उसमें आंसर भी होते हैं, उस वीडियो को मिस मत कर देना। क्योंकि जो 30, 35, 40 जितने भी वैसे क्वेश्चन बनते हैं वो उसके अंदर और मिलेंगे आपको। तो वहाँ से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके, और जो एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए उनको मिस मत कर देना। वो वीडियो तो हर चैप्टर के पीछे, जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद अपन वो वीडियो लाते हैं, उसको आपको हमेशा देखना है, ठीक है। उससे आपको छोटे वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बड़े वाले यहाँ तैयार हो जाएंगे। चलो फिर ये क्वेश्चन है, भूमि पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यानी कि राइट ए नोट ऑन लैंड एज ए रिलीफ फीचर, भारत की मुख्य विशेषताओं के रूप में। अच्छा हाँ, देखो भूमि पर आपको एक लेख लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, मुख्य विशेषताएं, मतलब भूमि की क्या क्या इंपॉर्टेंस रिलीफ फीचर है उसके, उस सबको देखते हुए, ठीक है। जैसे इसका मतलब मैं आपको एक दूसरे शब्दों में कहूँ ना, तो ये कह सकता हूँ कि जो भारत की ज़मीन है ना, जो भारत की भूमि है, वो कैसी कैसी दिखती है या कैसी कैसी है, उसमें क्या क्या होता है, कितना % क्या है, वो सब आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आंसर है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, भारत के पास विभिन्न प्रकार की मुख्य विशेषताओं वाली भूमि है। बहुत अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं भारत के अंदर। कैसे, ये डेटा अलग से याद करना है। और यहाँ से फिर बता दो मैं, ये जो मैंने % लिखे हैं ना, ये % के यहाँ से सीधा क्वेश्चन फिर भी आ सकता है कि जैसे आपसे % पूछ लेगा कि 43% क्या है, 30% क्या है। तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, 43% तो प्लेन है, ध्यान रखना। और विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये जो 43% प्लेन है ना, ये अपन को क्या प्रोवाइड कराता है, ये एक तो एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग, इंडस्ट्री का मतलब उद्योग, तो कृषि और उद्योग हो गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्ट आपको याद करना है कि लगभग 43% भूभाग मैदान है और कृषि उनके लिए वो ईजी है, ठीक है। 43% अपन याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। देखो हमारे यहाँ पर माउंटेन का मतलब है पर्वत, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के अगर देखें, पूरी ज़मीन का देखें तो 30% है, ठीक है। 30% पर्वत है, पर्वतों का भाग विस्तृत है। इसी वजह से वे कुछ 12मासी नदियाँ, मतलब जो पूरे 12th मंथ तक, खूब सारी नदियाँ ऐसी होती है जो सीजनल होती है, बारिश के मौसम में बहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर 30% पर्वत हैं। तो पर्वतों से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ हो जाएगी, ठीक है। तो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं कौन, पर्वत, ठीक है। और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। देखो अगर नदियां अच्छी होगी, रिवर होगी, बारिश अच्छी होगी, तो पर्यटन का डेवलपमेंट भी वहां पर किया जा सकता है, ठीक है। और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है ये, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। यानी कि प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इन दोनों के लिए ही, एक तो टूरिज्म बढ़ेगा उससे, जहाँ पर क्या बोलते हैं, नदियाँ जहाँ बहेगी वहाँ हरियाली रहेगी, बहुत सारी चीज़ें अपन और भी वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो पार्क हो, गार्डन हो। तो वहाँ पर जो सैलानी होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो खूब आएंगे और वो उसके लिए अच्छी बात होगी। पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी का, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, वो भी सही रहेगा। ये मेन चीज़ हो गई। फिर है हमारे 27% है, 27% की बात की जाए ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन, ठीक है। इट प्रोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यानी कि 27% जो हिस्सा है वो पठारी है, ठीक है, वो पठारी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, प्लेटू रीजन है 27%। वहाँ पर क्या क्या होता है, जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर हमेशा मिनरल्स अच्छे होते हैं, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन अच्छे होते हैं, फॉरेस्ट वन अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखना। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। 43% भूभाग तो मैदान है, मैदान होंगे वहाँ पर हमेशा खेती की जा सकती है। मैदान मतलब प्लेन ज़मीन, वहाँ पर तो कृषि हो जाएगी, वहाँ बिजनेस किया जा सकता है, उद्योग लगाए जा सकते हैं। 30% जो है वहाँ पर पर्वत है, ठीक है। पर्वत का मतलब क्या, माउंटेन है। अगर 30% माउंटेन है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, 30% माउंटेन जहाँ पर, वहाँ पर मैंने बताया था आपको, पर्यटन, 12मासी नदियाँ चलती रहती है, ये सब वहाँ पर हो जाएगा। 27% हो गया अपना पठारी क्षेत्र है, ठीक है, प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन के अंदर क्या हो सकते हैं, जहाँ प्लेटू रीजन होगा वहाँ पर अच्छे मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे,
जीवाश्म ईंधन होंगे, वन वगैरह होंगे। तो इस तरीके से 3 फैक्ट आपको लिखने हैं कि हमारी ज़मीन की क्या खास बातें हैं, हमारी भूमि की, हमारे लैंड की क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने जो लिया है ना 17 और 18, अब ध्यान से समझना आज के वीडियो की बात। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये दोनों और एक लेंगे आपकी बुक के पीछे का क्वेश्चन है, मतलब जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, चैप्टर के पीछे वाले, वो इसी टॉपिक का है, वो बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए इन दोनों को कराने के बाद में अभी थोड़ा सा बच रहा है 18वां 18, उसके बाद में 19 वही लूँगा जो पीछे वाले क्वेश्चन होगा, तो उसको भी आप टिक कर लेना। अपने जो पीछे जो भी क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे उनको सोल्व कर लेंगे साथ में, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भू उपयोग प्रारूप। ठीक है, यानी कि लैंड यूज पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 3 बनेंगे, 2 तो मैंने ये ले लिए और एक बनेगा जो बुक के पीछे वाला, बस तीनों क्वेश्चन समझ लेना और ओवरऑल भूमि से रिलेटेड यानी कि लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट। तो हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं अपन, उसका आपको बेनिफिट लेना है। भू उपयोग प्रारूप क्या है, मतलब अपन जो है हमारी ज़मीन है, यहाँ अपने देखिए इस तरह की हमारे पास ज़मीन है। अब हम इस ज़मीन का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं, वो देख रहे हैं। तो देखो लैंड, क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड यूज पैटर्न, यानी कि भू उपयोग प्रारूप से आप क्या समझते हैं 1 मार्क्स में। तो आप ये लिखेंगे कि भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य है भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की रूपरेखा। भाई भूमि का अलग अलग यूज़ है, जैसे कि सीजन के अंदर अपन फसल कर सकते हैं, जैसे बारिश की ऋतु होगी तो बारिश में फसल हो जाएगी, या फिर कुएं ट्यूबवेल से अपन फसल कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ है। यहाँ पर लिए विभिन्न उद्देश्यों, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस करने वाला इंडस्ट्री लगा लेगा, ठीक है, उद्योग लगा लेगा। कृषि किसान खेती कर लेंगे, पशुचारण हो जाएगा। एग्जाम्पल नीचे में लिखा है, जैसे कि कृषि करना है, पशुचारण है, भाई पशुओं को चला सकते हैं ज़मीन पर, खेती की कर सकते हैं। खनन यानी कि माइंस जो खाने वगैरह हैं, खान खोद सकते हैं। सड़कें बना सकते हैं, रेल पटरियाँ बिछा सकते हैं, भवन आदि। ठीक है, इन सब को यूज़ करने के लिए अपन ज़मीन का यूज़ करते हैं। ज़मीन अगर नहीं है तो ये सब नहीं होगा, तो ये ज़मीन का यूज़ हो गया 1 मार्क्स में। ठीक है, यानी कि लैंड यूज पैटर्न रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग मतलब पशुचारण, माइनिंग, रोड, रेल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इन सब के लिए भवन बनाते, तो सब जितनी कोई बिल्डिंग बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, ज़मीन पे बनाओगे। तो ये सब भूमि का अपने पास प्रारूप है, अलग अलग जगह अपन इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, वो है कि भारत में भू उपयोग, वो तो अपने पैटर्न देखा, अब जो मैं उपयोग की बात कर रहा था ना, यूज़ की, वो नीचे है कि भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइन लैंड यूज। ऐसा तो है नहीं कि अपन सीधे लैंड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ फैक्टर है। कैसे कि अगर पहाड़ी ज़मीन है, हिमालयाज की हो गई, पहाड़ी जो रॉकी पठान, मतलब कि जो चट्टानों वाली ज़मीन है, वहाँ पर खेती करना मुश्किल है, वहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे कि आप किस हिसाब से कह रहे हो कि हमारे भू उपयोग हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि ज़मीन कौन सी सही है, ठीक है, या फिर कौन सी ज़मीन किसके लिए बनी है। जैसे कि पहली, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ध्यान से समझना कि द फैक्टर दैट डिटरमाइन लैंड यूज इन इंडिया आर फॉलोज। पहली तो ये पहला कि भू आकृति, जो हमारा स्ट्रक्चर है ज़मीन का, लैंड फॉर्म है, वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेंगे। ऐसे थोड़ी कि पूरी ज़मीन पर खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते। यूज़ है लेकिन सब जगह खेती नहीं कर सकते। वो बताना है कि जो ज़मीन की ऊपरी लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपरी मृदा की परत, मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है, वो चट्टानी भूमि, तीव्र ढाल वाली भूमि या दलदली भूमि आदि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। आप अगर ज़मीन के अंदर खेती करना चाहते हो, लेकिन अगर ऐसी ज़मीन है तो फिर वहाँ पर अपन खेती नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें हमारे लिए डिसाइड करने का ऑप्शन हो गया कि अगर चट्टानी ज़मीन है, तीव्र ढाल वाली है, क्योंकि वहाँ पर फिर पानी नहीं रुकेगा, खाद भी नहीं रुकेगी, बह जाएगा साथ में, तो फसल नहीं होगी। या फिर कोई दलदली ज़मीन है तो वहाँ पर खेती नहीं कर सकते, वो ज़मीन उपयुक्त नहीं है। एक चीज़ तो ये अपन को पता चल गया, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं कि भूमि का उपयोग करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप पहचान लोगे और वहाँ पर खेती करोगे, यूज़ करोगे। एक तो हमने कि अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें पता चल गया। फिर
सिंचित उपजाऊ समतल भूमि का ही उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। सिंचित जमीन हो या फिर उपजाऊ हो या फिर समतल भूमि हो तभी यूज होगा, बाकी जमीन का यूज नहीं होगा, चाहे कैसी भी एक्टिविटी के लिए यूज हो। ठीक है, यानी कि रॉकी लैंड विद अपर सॉइल लेयर, स्टेप स्लूप लैंड, मार्शी लैंड एक्सेट्रा आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फिर कौन सी सुटेबल होगी? तो ओनली इरिगेटेड फर्टाइल फ्लैट लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक तो फर्टाइल होनी चाहिए और फ्लैट लैंड यानी कि बिल्कुल समतल जमीन होनी चाहिए, तभी ये खेती के लिए उपयोग होगी। एक बात तो अपन ने कर ली भू आकृति की। दूसरी बात करते हैं जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु कैसा होना चाहिए, क्योंकि यह भी जरूरी है। तो भारत का दोनों कटिबंधों में विस्तार है, उष्ण और शीतोष्ण। ठीक है, यानी कि यहाँ उष्ण और शीतोष्ण दोनों तरह के कटिबंध पाए जाते हैं, इसलिए दोनों प्रकार की जलवायु में पाए जाने के कारण वर्ष भर फसलें उगाई जाती है। अगर गर्मी आएगी तो अपन जो चौमासा होता है ना, बारिश के दिन होते हैं, बारिश हो जाती है 4 महीने को, उसको चौमासा बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे अगर शायद आपके टॉपिक होगा तो उसके अंदर अपन फसल कर लेते हैं। सर्दी के अंदर सर्दी वाली फसल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का मौसम पाया जाता है, दोनों तरह की क्लाइमेट है यहाँ का, इस वजह से तो वर्ष भर अपन फसल कर लेते हैं। इंडिया हैज़ एन एक्सटेंशन इन बोथ द ट्रॉपिक्स। कौन कौन से बोथ ट्रॉपिक्स? वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ वार्म एंड टेम्परेचर क्लाइमेट हियर क्रॉप्स आर ग्रो थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए पूरे साल भर यहाँ पर जो है वो जमीन जो हमारी है वहाँ पर जलवायु अच्छी पाई जाने के कारण फसलें उगाई जा सकती है। तो कुछ खास बातें लिखेंगे अपन, इसमें 4 पॉइंट ऐसे हैं, भू आकृति, जलवायु और 2 पॉइंट और है। इन सब की वजह से हम हमारी ज़मीन का ढंग से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी ज़मीन किसके लिए बनी है। ठीक है, और ये इसने पूछा कि कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है, तो अच्छे से इसको आपको समझना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा और चौथा, और ये मैंने इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इस क्वेश्चन को आपको ऐसा का ऐसा लिख के आना है, प्रॉपर बिल्कुल सिविल सर्विसेज वाला पैटर्न नहीं है, कुछ थ्योरी और प्लस डायग्राम से अपनी सारी बात लिखनी है। देखो अगर इसी चीज़ को आप शब्दों में लिखोगे तो वो उतना आंसर ऑथेंटिक शानदार आंसर नहीं बोलते उसको, लेकिन ऐसा अगर बना के परसेंट आपको अगर याद ये तो करने पड़ेंगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अपनी बुक के पीछे वाला, जो बुक के पीछे है चैप्टर के पीछे, वो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़े, उसमें 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा। ये फर्स्ट पार्ट अपन ले लिया, दूसरा तो अपन बाद में लेंगे क्योंकि वो इस टॉपिक का नहीं है। 120 शब्दों के अंदर उसमें आंसर लिखना था, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 120 वर्ड्स में। तो अपन ने थर्ड का फर्स्ट आप टिक कर लेना अपने नोटबुक में कि ये अपन नोट्स के अंदर कर लिया है, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसको वापस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपने पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोइल, मिट्टी के प्रकार भी मतलब कि उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाने के कारण फसलों में भी विविधता देती हैं। भाई अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर चावल होते हैं, तो कहीं पर गेहूं ज़्यादा होते हैं, तो कहीं पर बाजरा होता है, तो कहीं पर दालें होती है, मतलब हर जगह अलग अलग तरह की फसल होती है। कहीं पर गन्ना होता है, क्यों? क्योंकि वैसी ही वहाँ की सॉइल है, जैसी जहाँ की मिट्टी वहाँ पर वैसी फसल होगी। ठीक है, तो यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इज ऑल्सो विजिबल, वो हमें देखने को मिलती है। चौथा लास्ट कारक, मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं? मानवीय कारक कौन से होते हैं जो हमारी इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं? वो एक तो जनसंख्या घनत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी वो एक ही है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तकनीकी क्षमता क्या है? ठीक है, पहली बात तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक जगह पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे शहरों में 1 किलोमीटर पर हज़ारों की संख्या में रहते हैं, लेकिन गांव में 1 किलोमीटर पर 5-7 जने रहते हैं, वो अलग अलग सिस्टम होता है। तो वहाँ की पॉपुलर डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या। फिर टेक्निकल कैपेबिलिटी, तकनीकी क्षमता कितनी है उनके पास, टेक्नोलॉजी का ज्ञान कितना है। ठीक है, और एक है सांस्कृतिक परंपरा, कल्चरल ट्रेडिशन, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर, वहाँ की संस्कृति क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। आर अदर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। कैसे? आप इस सांस्कृतिक वाली बात सोच रहे होंगे कि यार कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब क्या? इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे बिहार की तरफ, अपन यूपी उधर बात करें बिहार में, तो वहाँ पर राइस वगैरह चावल वगैरह ज़्यादा होते हैं,
दूसरा, उनके पास में समुद्र वगैरह है, पास सीज वगैरह है, तो वहाँ पर वो फिश वगैरह खाते हैं, तो वहाँ की परंपरा है, वहाँ के लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पर राजस्थान के अंदर इस चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर क्योंकि खाना अलग है, यहाँ की ज़मीन अलग है, यहाँ की भूमि अलग है, समुद्र आसपास में पानी है नहीं, तो वो सब अलग अलग संस्कृति परंपरा का खान पान पे सब पे फ़र्क पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग लोग अपनी फसल बोते हैं, उसी अकॉर्डिंग ज़मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन कीजिए। वो तो अपने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब फिर से देखेंगे कि एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 टू 1961। यानी कि और ये भी कारण बताओ कि 1960 से 1961 के बीच वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा। और जैसा मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेट वैसा ही होना चाहिए, वरना मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स का 3 नंबर मिलेंगे, ऐसे 4 में 4 मिलेंगे, क्योंकि कम शब्दों में बहुत सारी बातें आप बता दोगे डायग्राम से। ठीक है, हमेशा आंसर डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखते हैं जितनी कोशिश हो ज्योग्राफी में। अब अपन लेते हैं आंसर कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र याद रखना, अलग से पूछा जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारे भारत का ज्योग्राफिकल रीजन, पूरा भौगोलिक क्षेत्र। ऐसा मान लो कि इतनी हमारी ज़मीन है हमारे देश में। तो द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बट करंटली ओनली 30 नहीं है भाई, ये 93% करना है इसको। 93% ऑफ इट्स लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल, लेकिन 93% ही डेटा जो है वो हमारे को उसकी जानकारी है। बाकी 6-7% के भी अपन को प्रॉपर तरीके से ज़मीन का नहीं पता कि उसमें अपन प्रॉपर क्या यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ होना चाहिए। हाँ, 93% ज़मीन का तो हमारे पास डेटा है, वो क्लियर है कि यहाँ पर ये चीज़ होती है और ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, ये लिख लेंगे अपन। तो 93, इसके 93% भूभाग की भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, वो अपन लिख लिया कि वही अवेलेबल है डेटा। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का बैलेंस नहीं है, भूमि संतुलित नहीं है, बिल्कुल संतुलित नहीं है। कैसे? बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा इट कैन बी सेड दैट द लैंड यूज इन इंडिया इज नॉट बैलेंस्ड। कैसे? आप सोचोगे कैसे बैलेंस नहीं है, इसका क्या मतलब है? इट इज क्लियर फ्रॉम द डेटा ऑफ ईयर 2014 टू 2015। तो वर्ष 2014 और 15 के आंकड़ों से बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे मामला जो है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर 1% किसी चीज़ की पैदावार हो रही है, कहीं पर 4% कुछ हो रहा है, कहीं पर 3.5%, कहीं 45.5%, कहीं 23.3%। हर तरह का अलग अलग डेटा है। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो बैलेंस है, मामला बैलेंस नहीं है। ये इस बात का ये पुख्ता सबूत है। ठीक है, ये आपका बुक के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे रखी है, वैसे वैसे टेबल। लेकिन मैंने जो आपके लिए मेहनत करी है वो ये करी है कि वहाँ पर सिर्फ परसेंट लिख के नीचे साइन बना दिया, और साइन बनाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपको ऐसा लिख के आना है। मैंने वो परसेंट भी लिख दिया कि किसका परसेंट क्या है, कि 45.5% नेट सोन एरिया है, यानी कि ये तो बिल्कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसा मान लो कि लगभग हम आधी ज़मीन को तो बोते हैं, बोते का मतलब खेती करते हैं, आधी ज़मीन। 45.5% लगभग 50 हो गई। तो यहाँ तो अपन शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, नेट सोन एरिया। फिर सेकंड नंबर की बात करें परसेंट में, तो 23.3% वो फॉरेस्ट है, वो वन है। ठीक है, जहाँ पर ये वनीय जीव रहते हैं, फॉरेस्ट है वो। ठीक है, और 5.5% तो बिल्कुल बंजर भूमि है, वेस्ट लैंड है, उसका कोई यूज़ नहीं, वो बंजर है, बंजर पड़ी है। और 8.7% जमीन तो है लेकिन वो अनुपयोगी है। ठीक है, यानी कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, वो मतलब कृषि के लिए यूज़ नहीं है। ज़मीन तो पड़ी है खाली, लेकिन वहाँ पर खेती नहीं कर सकते। हो सकता है पथरीली हो, मिट्टी थोड़ी सोल्टी हो, ये सब रीज़न है। ऐसा एरिया भी है 8.7% लगभग, वो अनुपयोगी है खेती के लिए। तो जब खेती के लिए नहीं है तो फिर वहाँ पर कुछ फैक्ट्री वगैरह लग जाएगी और कुछ यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन ये उसको ये उसमें कैटेगरी में डाल दिया कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, वो अनुपयोगी कृषि क्षेत्र है। 3.3 अपन ने स्थायी चारागाह बना रखा है, परमानेंट पोस्चर्स, यानी कि वहाँ पर चारागाह का मतलब जहाँ पर जानवरों को चरा सकते हैं, वो 3.3% ऐसा फिक्स एरिया है, वो चारागाह के लिए ज़मीन छोड़ी। जैसे ये गाँव के अंदर देखा होगा आपने, नाडियाँ होती है, नाडी तालाब की ज़मीन होती है, वो छोड़ दी जाती है, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं करता। ठीक है, और कुछ संस्कृति तो ऐसी भी जो अपने जैसे कुछ देवता होते हैं,
चाहे वो रामदेव जी हो गए, चाहे वो अलग अलग तरह के देवता हो गए, बाबू जी हो गए, उन सब के नाम पर क्या कर देते हैं, वो ज़मीन छोड़ देते हैं। चाहे तेजा जी हो गए, उनके नाम पर ज़मीन छोड़ दी जाएगी और वहाँ पर जानवरों के लिए जानवर चरते हैं, वो चारागाह ज़मीन हो जाएगी। तो वो भी 3.3% ऐसी ज़मीन है, ठीक है। और 1% है ना, वो है वहाँ पर फसलें हैं, उपवन है, वृक्ष है, मतलब ये मिसलेनियस टाइप है, विविध हर तरह की कैटेगरी में आ जाता है 1%। वहाँ पर वो कुछ स्पेशल ज़मीन होती है जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों के लिए, फिर कुछ क्रॉप्स फसलों के लिए, ऐसा कुछ उपवन छोटे मोटे जो गार्डनों में होते हैं ना, बाग जैसे, उसके लिए 1% है। और 4% ये कृषि योग्य बंजर भूमि है, यानी कि कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है। बंजर भूमि तो है, जैसे ये भी बंजर भूमि थी, ये भी, और ये भी बंजर है, लेकिन ये वाली बंजर है ना, वो ज़मीन खेती के लिए यूजेबल है, लेकिन ये यूज़ करने के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कृषि योग्य बंजर भूमि है, वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है, हालांकि की नहीं जा रही अभी, लेकिन कर सकते हैं। 3.6% यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिखा है, आपको तो यही लिखना, आपके पास तो जगह होगी नोटबुक के नीचे। तो परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि, परती ये कुछ पहले की ज़मीन, छोड़ी हुई ज़मीन होती है परती ज़मीन, ये भी एक तरीके से वो कोई देवताओं की जैसे या भगवान के नाम पे कोई छोड़ते हैं ज़मीन, वैसे वाली ज़मीन ये होती है। और इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझा दिया, यानी कि 3.6 से मैंने इधर लिखा है, स्पेस कम था। फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। और फिर अपन बात करते हैं 4.9 की, ये करंट फैलो है, वर्तमान परती, कुछ ऐसी भी है जो अभी की है, करंट फैलो, करंट फैलो, सी करंट स्पेलिंग नहीं दिख रही थी, ये यहाँ जो लिखा है ना वो करंट फैलो है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस चार्ट को आपको अच्छे से रटना है समझते हुए, और ऐसे ही आपको बना के परसेंट शो करना है, और अगर अंदर स्पेस हो तो ऐसा लिख देना। और ये प्रॉपर डायग्राम बनाना 45% लगना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कि इतना सारा एरिया 45 मतलब लगभग आधा, ऐसा नहीं आप बिल्कुल 1% वाले को थोड़ा छोटा भी दिखाना है, जैसे मैंने दिखाया इधर भी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जितना परसेंट है उसको थोड़ा उस हिसाब से आपको मेंशन करना है, ठीक है। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और उसके बाद में बहुत ही प्यारा आंसर लिख के दिया मैंने आपको, ऐसा कैसा एग्जाम में लिखे है ना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो जो अभी अपन ने 2 डायग्राम बनाए थे, उस डेटा के बारे में 2-3 पॉइंट लिखने हैं। बहुत ही शानदार आंसर है, इस पैटर्न को आपको अप्लाई करना है अपने बोर्ड के एग्जाम में। ये ऑपरेटिंग लिखनी है आपको कि फ्रॉम एबव डेटा वी फाइंड दैट, यानी कि जो भी अपन ने जो डेटा लिया था, उपरोक्त आंकड़ों से हम ये पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम एबव डेटा वी फाइंड दैट, कि पहला पॉइंट कि विगत 45 वर्षों के दौरान वनों के अंतर्गत भूमि में वृद्धि हुई है। लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, वनों के अंदर जरूर पिछले 45 सालों के अंदर वृद्धि हुई है। ये बात एक तो अपन उस डेटा को देखते हुए कह सकते हैं। दूसरा, खेती के लिए जो उपलब्ध भूमि थी उसमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है, और वृक्ष फसलों के नीचे की भूमि भी कम हुई है, घट गई है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हैज इंक्रीज्ड एंड लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स हैज डिक्रीज्ड, वो भी कम हुई है। 2 बात। तीसरी बात, जो परमानेंट पेस्चर था, जो स्थायी चारागाह था, उसकी भूमि में भी कमी हुई है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ डिक्रीज्ड, इसमें कमी क्यों हुई? क्योंकि लोग खेती करेंगे तो जो चारागाह लेके ज़मीन छोड़ी हुई थी उसको भी धीरे धीरे बोने के साथ में फिर शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि अनाज तो पैदा करना पड़ेगा, पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ रही है इस वजह से। अब फिर उसने पूछा था क्या कारण है कि 1960-61 तक की जो मामला है भी यहाँ तक वृद्धि नहीं हुई। निम्नलिखित कारणों से 1960-61 से वनों के अंतर्गत भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हुई, वो निम्नलिखित कारण है, अभी देखते हैं। लैंड अंडर फॉरेस्ट इज नॉट इंक्रीज्ड मच मोर 1960 to 1961 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजन है? पहला, लोग वन भूमि का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। वन भूमि का आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है। वन भूमि का असली मतलब है कि वन भूमि से वनों को काटा जाता है, ठीक है, वहाँ से पेड़ पौधे या फिर लकड़ी काट ली, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं काटी, जहाँ मन किया वहीं से काट ली, या फिर जैसे ऐसा काटना चाहिए कि ज़्यादा घने वन है वहाँ से एक के बीच में से काट लो, और जितने काट रहे हो उससे ज़्यादा वापस लगाओ भी, प्लांटिंग भी करो। ये सिर्फ काट लेते हैं लेकिन प्लांटिंग नहीं करते प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि लोग वन भूमि का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे, पीपल आर नॉट यूजिंग फॉरेस्ट लैंड प्रॉपरली, और दे आर कटिंग ट्रीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। कोई प्रॉपर प्लानिंग से नहीं, ऐसे ही मन किया वैसे काट लेते हैं। दे आर नॉट प्लांटिंग न्यू ट्रीज, और नए पेड़ पौधे भी नहीं लगाते, मतलब कि बिना उचित योजना के पेड़ों को काट रहे हैं और वे नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं,
एक बात तो ये हो गई। दूसरा कारण क्या है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से दिनों दिन बढ़ रही है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बिल्कुल बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भवनों के निर्माण में अधिकाधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है। मोर एंड मोर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई सीधी सी बात है, भारत पॉपुलेशन बहुत भयंकर स्पीड से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज इस हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर ग्रोथ कर रही है तो वह है पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिनों दिन प्रोग्रेस में है, फुल शानदार। इसमें अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के रहने के लिए घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, भवन चाहिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन भवन कहाँ बनेगा, पेड़ पौधों के बीच में बन नहीं सकता, तो वहाँ पर जितने पेड़ वगैरह उगाएंगे उनको काट लिया जाएगा और वहाँ पर बनाया जाएगा। फिर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सड़कें भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सुविधाएँ को लोग करेंगे, तो सड़कें बढ़ेगी, रेलवे सब डिपार्टमेंट के अंदर ज़मीन का वेस्ट होगा। तो ज़मीन इस तरीके से वेस्ट होती है, ये भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। तीसरा कि बंजर भूमि सुधार योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन प्लान्स आर नॉट इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, यानी कि जो बंजर भूमि है, जो खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर योजनाएं सरकार बहुत चला रही है कि उस ज़मीन को अपन खेती बाड़ी के अंदर यूज करेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग उसकी भी नहीं हो रही, उसमें भी कुछ खामियां या मिस्टेक्स रह रही है। और फिर कृषि भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण शुद्ध बुआई क्षेत्र ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ गई, खाने के लिए धान तो चाहिए, अनाज तो चाहिए। खाने के लिए अगर अनाज चाहिए, धान चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़मीन ज़्यादा चाहिए। तो लोग भवन मतलब रहने के लिए मकान भी बनाते हैं, खेती भी चाहिए, तो फिर जो ज़मीन थी ना, एग्रीकल्चर लैंड, वो और बढ़ने लग गई। तो फिर ये बढ़ेगी तो क्या करेंगे, फिर जंगलों के अंदर भी लोग क्या पेड़ पौधों काटे खेती करना शुरू कर देंगे, थोड़ा गवर्नमेंट से परमिशन लेके। तो ये भी एक झंझट। इस वजह से भी भूमि का मतलब एक्सपेंशन इज नेट सोन एरिया ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एडिशनल जरूरत तो है, पहले पेट भरने का काम तो होना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उसमें भी कमी आ रही है। फिर खनन और भूमि क्षरण के कारण वनों के अंतर्गत भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हुई। ड्यू टू माइनिंग एंड लैंड डिग्रेडेशन लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड मच। इस वजह से भूमि में ज़्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि फिर बची तुची ज़मीन लोग खाने वगैरह खोते हैं, माइनिंग कर लेते हैं, उस वजह से भी बहुत सारी ज़मीन वेस्ट होती है। इस वजह से भूमि के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई। तो बहुत ही प्यारा आंसर है, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।